बिहार के एक दार्शनिक हैं जो पूर्व विधायक भी हैं। नाम आप गेस करिए, हम प्रसंग सुनाते हैं। एक दफा विधायक जी से पूछा गया, आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं? जवाब मिला, पटना हम कार से जाते हैं, दिल्ली हवाई जहाज से जाएंगे। जहाज में ज्यादा मन लगता है, जीत जाएंगे तो बराबर न जाते रहेंगे। प्रसंग से इतर हवाई जहाज की यात्रा न सिर्फ आरामदायक होती है, इससे समय भी बचता है और ये परिवहन के बाकी साधनों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में कुल 30 विमान हादसे दर्ज किए गए। इनमें सिर्फ एक हादसा ऐसा था जिसमें लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2023 में नेपाल में येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें सवार सभी 72 लोग मारे गए थे। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि नेपाल एक बार फिर से खबरों में है। वजह वही है, विमान हादसा। 24 जुलाई को सौर्य एयरलाइंस का एरोप्लेन काठमांडू से उड़ान भर रहा था। उसे 25 मिनट बाद पोखरा में उतरना था, मगर प्लेन टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही नीचे गिर गया। प्लेन में सवार 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि पायलट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल में प्लेन क्रैश का लंबा इतिहास रहा है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स आर्काइव्स B3A के मुताबिक 1946 से अब तक 69 हवाई हादसे हो चुके हैं। जब कभी हादसे की वजहों पर बात होती है तब जोखिम वाले एयरपोर्ट्स का जिक्र जरूर आता है। नेपाल के लुकला एयरपोर्ट को तो लैंडिंग के लिए सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, मगर नेपाल के एयरपोर्ट्स पर इतना जोखिम होता क्यों है? भारत के किन एयरपोर्ट्स का नाम इस लिस्ट में आता है और पहाड़ों पर बने एयरपोर्ट्स को रिस्की क्यों कहा जाता है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। साल 1903 अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में 2 नौजवान एक कोशिश में जुटे थे, आसमान में उड़ने की कोशिश, जो सफल हुई। राइट ब्रदर्स ने पहला पायलट ऑपरेटेड एरोप्लेन बनाया। यहाँ से नींव पड़ी अरबों करोड़ों डॉलर की एविएशन इंडस्ट्री की। आज ये इंडस्ट्री उस मुकाम पर है जहां लगभग हर देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास एरोप्लेन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, जिसका गाजे बाजे के साथ ऐलान होता है। लेकिन एक चीज है जिसकी याद सिर्फ तब आती है जब कोई दुर्घटना होती है, वो है सुरक्षा। हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान हर चरण में रखना जरूरी होता है। सुरक्षा के लिहाज से एविएशन में सबसे जरूरी अव्यय होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि ATC। क्या काम करता है ATC? ऐसे समझिए कि ATC एयरप्लेन्स का मैनेजर होता है। ATC के निर्देशों और सुझावों के आधार पर ही पायलट फ्लाइट के दौरान अपने फैसले लेता है। मसलन अगर विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और पायलट उसे नीचे लाना चाहता हो, तो इसके लिए ATC से अनुमति जरूरी होती है। फ्लाइट जोन में उड़ रही सभी फ्लाइट्स का डेटा, रूट, मौसम वगैरह ATC के पास होता है। इसी डेटा के आधार पर ATC पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ का निर्देश देता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट के दौरान भी पायलट के लिए ज़रूरी होता है कि वो पायलट को स्पीड, एल्टीट्यूड, पोजीशन, टाइम वगैरह की जानकारियां लगातार ATC के साथ साझा करता रहे। सारी जानकारियों के आधार पर ATC विमानों को गाइड करता है। लमसम कहें तो एक समय में हवा में इतनी फ्लाइट्स होती हैं कि ATC ना हो तो फ्लाइट्स आपस में टकराने लगेंगी। ऐसे मामले गिनती के होते हैं और इनमें भी देखा गया है कि ATC से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम या किसी कंफ्यूजन के चलते हादसा हो गया। ATC हवाई यात्रा का तकनीकी पक्ष है, लेकिन दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं रनवे की। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रनवे का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। किसी एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, रनवे तैयार करते हुए क्या मानक पूरे करने होते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। जहाँ तक सवाल है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है रनवे की, वो किस तरह के जहाज वहां पर लैंड करने वाले हैं उसके अनुसार उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। और नॉर्मली एवरेज रनवे की जो लेंथ होती है, जहाँ पर कि अधिकतर टाइप के एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, उनकी लंबाई होती है करीब 3,000 से 5,000 मीटर तक। और चौड़ाई डिपेंड करती है 150 फीट से लेकर 200 फीट तक। और उनका फिर वेट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, वो उनका नंबर होता है, ACA नंबर्स को बोलते हैं, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि किसी रनवे की क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से रनवे की लंबाई कम होती है
उसके अनुसार उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, उसके अनुसार उसकी फिर चौड़ाई भी कम होती है। तो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जो उन पे ऑपरेट कर सकते हैं उसमें भी फिर लिमिटेशंस आ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एयरबस 320 आज की तारीख में जब दिल्ली में अगर सपोज वो 200 पैसेंजर ले जा सकता है, तो अगर वही एयरक्राफ्ट अगर हम नेपाल में किसी रनवे पे, ओके, जो कि 5,000 फीट के ऊपर लोकेटेड है, सेम लेंथ का, तो वो 220 आदमी को नहीं ले जा पाएगा। रनवे पर एक्सपर्ट की बात आपने सुनी। हालांकि ये बातें खास तौर पर उन रनवे पर लागू होती हैं जो शहरों की समतल जमीन पर बने हैं। हवाई यात्रा हालांकि अब पहाड़ी क्षेत्रों तक भी पहुंच गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रनवे और एयरपोर्ट बनाते समय कुछ और मुश्किलों का भी ध्यान रखना होता है। ये कैसी मुश्किलें होती हैं? पहाड़ों पर बने एयरपोर्ट्स पर मुख्यतः 3 तरह की समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या है छोटा और टेबल टॉप रनवे। दूसरी समस्या है अचानक से बदलने वाला मौसम। और तीसरा है हवा का घनत्व। इन तीनों कारणों को बारी बारी से समझते हैं। शुरुआत टेबल टॉप रनवे से करते हैं। ये रनवे किसी मेज की सतह जैसे दिखाई देते हैं, इसी कारण इन्हें टेबल टॉप कहा जाता है। समतल जमीन पहाड़ों में मुश्किल से मिलती है, इसलिए रनवे बनाने के लिए पहाड़ को समतल बनाना पड़ता है। ऐसा करने से 2 रिस्क पैदा होते हैं। पहाड़ को समतल बनाना पड़ता है, इसलिए लंबा रनवे बनाने का स्कोप नहीं होता। और दूसरा, रनवे तो समतल बन जाता है लेकिन उसके आसपास गहरी खाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में मान लीजिए अगर किसी प्लेन को लैंडिंग या टेक ऑफ के समय दिक्कत आई, रनवे थोड़ा सा भी मिस हुआ तो प्लेन सीधे खाई में गिर सकता है। ये संभावना मात्र बात नहीं है, ऐसा पहले हो भी चुका है। 7 अगस्त 2020 में दुबई से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 हवाई जहाज कोझिकोड के रनवे से स्किड कर गया। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस तरह की दुर्घटना के दुनिया भर में कई उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल आपको पहाड़ों पर बनाए जाने वाले रनवे से जुड़े कुछ और चुनौतियों के बारे में बताते हैं। समतल इलाके के मुकाबले पहाड़ों पर मौसम काफी तेजी से बदलता है। माने बारिश और धुंध की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में विजिबिलिटी का इशू क्रिएट हो सकता है। एक और उदाहरण देखिए। 29 मई 2022 तारा एयर की फ्लाइट 197 ने नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट से सुबह 9:55 पर टेक ऑफ किया। मौसम खराब होने के कारण टेक ऑफ के मात्र 12 मिनट के भीतर प्लेन का एटीसी से कनेक्शन टूट गया और ये प्लेन पहाड़ों में क्रैश हो गया। अगली समस्या जो पहाड़ों में अक्सर आती है वो है वायु घनत्व या एयर डेंसिटी की। पहाड़ों पर समतल इलाकों के मुकाबले एयर डेंसिटी कम होती है, जिसके चलते टेक ऑफ के समय दिक्कत आती है। पहाड़ों में एविएशन के दौरान आने वाले समस्याओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। मोस्टली क्या होता है कि जो रनवे एक सपोज से 3,000 मीटर का रनवे है, वो एक रनवे दिल्ली में है या बॉम्बे में है, और वो 3,000 मीटर का रनवे जो है अगर आप से किसी हिल के ऊपर बनाए, तो दोनों रनवे की लंबाई सेम है, पर जस्ट बिकॉज उस रनवे की लोकेशन जो हाइट पे है, उस रनवे की लोकेशन उस हाइट पे जाने की वजह से एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस में लिमिटेशन आ जाती है। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसको एक बहुत सारी पावर की जरूरत होती है, और उस पावर को की जरूरत के लिए उसको हवा की डेंसिटी की जरूरत होती है। हवा कितनी थिक है, तो जितना आप सन सी लेवल के पास होंगे उतना ही आपकी डेंसिटी अच्छी होगी। तो आपके पास कम डिस्टेंस में पे ही आपको उतनी लिफ्ट मिल जाएगी, उतनी हवा की डेंसिटी मिल जाएगी, जिससे कि आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एयरबस 320 आज की तारीख में जब दिल्ली में अगर सपोज वो 200 पैसेंजर ले जा सकता है, तो अगर वही एयरक्राफ्ट अगर हम नेपाल में किसी रनवे पे, ओके, जो कि 5,000 फीट के ऊपर लोकेटेड है, सेम लेंथ का, तो वो 220 आदमी को नहीं ले जा पाएगा। उसको कम कम आदमी ले जाने पड़ेंगे, या उसके पास उसको ऐसा जहाज ढूंढना पड़े जो कि उतनी पावर में टेक ऑफ कर सके। तमाम डिटेल्स जानने के बाद चलिए अब आपको भारत समेत दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम एयरपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। पहले नंबर पर बात कैरेबियंस में बने सबा एयरपोर्ट की। समुद्र के किनारे एक छोटी सी चोटी पर बने हुए इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया का सबसे छोटा रनवे है, केवल 400 मीटर का। रनवे के दोनों छोर पर खाई है, यानी पायलट के पास गलती करने का कोई भी स्कोप नहीं है। एक गलती और विमान सीधा खाई में। दूसरा है भूटान का पारो एयरपोर्ट।
अगर आप पायलट हैं और कोई आपसे कहे कि बिना किसी रडार वाले एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कराना है, तो इससे खतरनाक क्या ही हो सकता है। पारो एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग को गाइड करने के लिए कोई भी रडार उपलब्ध नहीं है। इस एयरपोर्ट के 2265 मीटर के रनवे पर पायलट को मैनुअल मोड में ही ये सब कुछ करना होता है। इसी कारण चुनिंदा पायलट्स को ही यहाँ पर उड़ान की जिम्मेदारी दी जाती है। इस एयरपोर्ट की एक खास बात यह है कि यहाँ दिन की रोशनी में ही विमानों की आवाजाही की अनुमति दी जाती है। आसमान में बादल हों तो भी विमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की अगस्त 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5 एयरपोर्ट में भी टेबल टॉप रनवे बना है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कर्नाटक का मैंगलोर एयरपोर्ट, केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट, मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट, सिक्किम का पाकयोंग एयरपोर्ट, शिमला और कुल्लू के एयरपोर्ट भी इसमें शामिल हैं। अब चलते हैं फिर से एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ और समझते हैं कि शिमला, कुल्लू, मैंगलोर जैसे एयरपोर्ट्स रिस्की हैं। अगर हाँ, तो फिर सरकार और डीजीसीए ने इसे इजाजत क्यों दी? कोई भी रनवे प्लान किया जाता है तो उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक पॉलिटिकल रीजन होता है और एक ऑपरेशनल रीजन होता है। पॉलिटिकल रीजन के बेसिस अगर आसाम का एक मुख्यमंत्री या 4-5 एमपी खड़े होंगे, साहब हमारे वहाँ पे एक भी रनवे नहीं है, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक पॉलिटिकल रीजन बन जाता है और उस बेस पे 4-5 साइट आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। और फिर उन साइट में कौन सी साइट बेस्ट है उनका आप प्रायोरिटी कर लेते हो कि भाई ऑपरेशन वाइज सेफर नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे है, ओके। और उनका असेसमेंट हो जाता है। देन फिर पॉलिटिकल रीजन आती है, इनमें से कौन सा पॉलिटिकली जो है बैलेंसिंग करता है, उनमें से फिर वो डिसाइड करते हैं ओके यहाँ पे हम एयरपोर्ट बनाएंगे, ओके। उस बेसिस पे साइट का सिलेक्शन होता है। पर चूंकि उस एरिया में आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है, तो आपको टेबल टॉप रनवे के अलावा आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। बिकॉज आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाएंगे या आप हिमाचल में चले जाएंगे या उत्तराखंड में चले जाएंगे, तो वहां पे आपके पास हिल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो डिसीजन होता है एक कॉम्बिनेशन, एक बोलते हैं ना इन्फॉर्म्ड रिस्क आप ले रहे हैं। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं कि भाई अगर इस जगह मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिस्क के बाद वो मैनेजेबल रिस्क है, ओके। तो इस तरीके से वो डिसीजन होता है। भारत और नेपाल के केस में फर्क है। भारत नेपाल का इस मामले में किस तरीके से साथ दे सकता है? नाउ कमिंग स्पेसिफिकली नेपाल के बारे में, तो नेपाल जो है पूरी दुनिया में एविएशन के लिए मैं समझता हूँ अफ्रीका से भी नीचे आता है। जहां तक के सवाल है, जो वहाँ पे जहाज है बहुत पुराने जहाज है, 20 साल से ज्यादा पुराने जहाज उड़ रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, उनकी मेंटेनेंस बहुत पुअर है बिकॉज एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे होते हैं। तो जो वहाँ के ऑपरेटर्स है, जो वहाँ के बिजनेसमैन है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। एविएशन ऑपरेट करने के लिए, एयरलाइंस ऑपरेट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो पैसा लगता है और काफी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है, तो उन कंट्री के पास पहुंच ही नहीं पाती है डिटेल्स। तो उसके लिए मैंने कल ये रिकमेंड किया था कि भाई जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं और वहाँ पे जो इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली नेपाल का मुझे काफी चिंता है क्योंकि वहाँ पे टेरेन बहुत खराब है, ओके। और आपको ऑपरेट तो करना ही है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नेपाल सरकार को, हमारी सरकार मतलब हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, डीजीसीए जो है, कुछ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि उनके ऑफिसर्स जो डीजीसी ऑफिसर वहाँ पे इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आए। आज हमने आसान भाषा में जाना कि एयरपोर्ट कैसे काम करता है और पहाड़ों पर बने एयरपोर्ट में कितना रिस्क है। आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए टॉपिक के साथ। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।